हेलो एवरीवन, मैं हूँ मिथिलेश सोलंकी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड। आज हम जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले फ्रैंकफर्ट की जो संसद थी वो क्या थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेटरनिख के पतन के बाद जर्मन राष्ट्रवादियों और उदारवादियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। 1848 में विभिन्न राज्यों के लगभग 600 निर्वाचित प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट में एकत्र हुए। इस सभा को फ्रैंकफर्ट संसद कहा जाता है। यह सदस्य संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक नवीन संघीय संविधान बनाने के उद्देश्य से एकत्र हुए थे। हेजन के अनुसार जनता को आशा थी कि संसद एक महान स्वतंत्र जर्मन राष्ट्र को जन्म देगी और राष्ट्र की एकता का आधार लोकतंत्र होगा, किंतु ऐसा नहीं हो सका। जब मार्च 1849 में नया जर्मन संविधान तैयार हुआ और जर्मन साम्राज्य का राजमुकुट प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को प्रस्तुत किया गया, तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार फ्रैंकफर्ट के प्रयास असफल हो गए। दूसरा जो मैं इस प्रमुख प्रश्न जर्मनी के एकीकरण में है, जो उसके आर्थिक कारणों में हम उसकी चर्चा कर सकते हैं जोलवरिंग संघ का निर्माण। ये जोलवरिंग संघ क्या था, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। प्रशा ने 1819 में स्वार्चबर्ग सोंदर शोषण नामक एक छोटे से राज्य के साथ सीमा शुल्क संधि करके जोलवरिन नामक आर्थिक संघ की स्थापना की। 1850 तक संपूर्ण जर्मनी के राज्य इसके सदस्य बन चुके थे। इससे प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के व्यापार और उद्योगों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह एकीकरण में किस प्रकार साधक रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जोलवरिन ने जर्मनी की आर्थिक एकता का सूत्रपात किया। दूसरा, आर्थिक एकता की अनुभूति ने जर्मनी के एकीकरण में बाधक प्रादेशिक और राजवंशीय भावनाओं को कम किया। तीसरा, प्रशा जोलवरिंग संघ के माध्यम से जर्मन एकीकरण के राजनीतिक नेतृत्व तथा उत्तरदायित्व लेने को अज्ञात रूप से भी सक्षम हो गया। इस प्रकार केटलबी ने अपने शब्दों में कहा है कि जोलवरिन के निर्माण ने भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग तैयार किया। ये जो सारे प्रश्न हैं वो जर्मनी के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये इनके क्यों जो जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हो सका और बिस्मार्क ने किस प्रकार इस एकीकरण में सहायता प्रदान की, तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, हम उनको देख रहे हैं। तीसरा जो प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में फ्रांस की क्रांति का क्या योगदान था, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो नेपोलियन था उसकी जर्मनी के एकीकरण में क्या भूमिका थी। दोनों ही प्रश्नों का एक समान उत्तर होगा। तो हम इनके उत्तरों पे चर्चा करें तो जो फ्रांस की क्रांति थी 1789 की 1789 की फ्रांस की क्रांति से उद्बुद्ध राष्ट्रवाद की जो लहर थी जर्मन राज्यों में भी पहुंची। फलतः जनता में एकता की भावना उभरी। 1806 में राइन परिसंघ का नेपोलियन ने निर्माण कर जर्मन जनता थी उसका एकता का सशक्त मार्ग बनाया। इसके अलावा नेपोलियन की शासन व्यवस्था, एकीकृत शासन व्यवस्था, गिल्ड प्रथा का अंत, सामाजिक सुधार आदि जो नवीन बातें थी उन्होंने जर्मनों में एकता के भाव को जगाया। नेपोलियन के अभियानों से जर्मन भूमि दलित हुई, जिससे नकारात्मक रूप से राष्ट्र भावना पनपी। राइन का पश्चिमी भाग फ्रांस में मिलाने से जर्मन जनता शुद्ध हुई। महाद्वीपीय व्यवस्था ने जर्मन उद्योग व्यापार को बहुत हानि पहुंचाई। इन सब से जो फ्रांस की विरोधी भावनाएं उत्पन्न हुई आगे चलकर राष्ट्रीय एकता के रूप में उभरी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो गेस्टाइन का समझौता क्या था। जब डेनमार्क और प्रशा का जब युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य जो युद्ध हुआ उसे गेस्टाइन का समझौता कहा जाता है।
और विभिन्न इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग चर्चा की है और आगे बोला है कि ऑस्ट्रिया और जो प्रशा का जो आगे का युद्ध है वो गेस्टाइन समझौते की नींव पर ही रखा गया था। एक इतिहासकार ने भी कहा है कि गेस्टाइन समझौता सिर्फ एक दरार द्वारा कागज़ को ढकना मात्र था, इससे भविष्य में ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध होना तो असंभावित था। तो उन महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या बातें थी तो इसकी वजह से आगे जाके सेडोवा यानी ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ। वो इसकी जो नींव है वो गेस्टाइन समझौते में ही रख दी गई थी। 1864 के युद्ध में स्वेश्विक और होल्स्टाइन को डेनमार्क से प्राप्त कर लेने के बाद इन डचियों पर अधिकार और प्रशासन व्यवस्था का प्रश्न उठा। अगस्त 1865 को ऑस्ट्रिया तथा प्रशा में एक समझौता हुआ, इसे ही गेस्टाइन का समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार स्लेश्विक डची पर प्रशा का अधिकार माना गया, होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को दिया गया, लायनबर्ग नामक छोटी जो डची थी उसने प्रशा ने उसे खरीद लिया। कैटलबी के अनुसार यह समझौता बिस्मार्क की एक महान कूटनीतिक विजय थी। प्रशा के अधिकार में कील आ गया था, कील बंदरगाह आ गया था, जिससे उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। समझौते में बिस्मार्क ने कई बीज कारण डाल दिए थे जो शीघ्र ही ऑस्ट्रिया से युद्ध के रूप में फलित होने वाले थे। अगला जो प्रश्न है वो फ्राक की संधि किनके मध्य हुई और इनकी क्या प्रमुख शर्तें थी, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो फ्राक की संधि हुई, यह संधि अगस्त 1866 में 1866 में ऑस्ट्रिया तथा प्रशा के बीच में हुई थी, सेडोवा युद्ध के पश्चात हुई थी। इसकी प्रमुख शर्तें, इसमें पहली शर्त है ऑस्ट्रिया ने जर्मन परिसंघ के विघटन एवं स्वयं के निष्कासन को स्वीकार कर लिया। दूसरा, ऑस्ट्रिया ने यह भी स्वीकार किया कि प्रशा अपने नेतृत्व में उत्तरी जर्मन राज्यों का संघ बना ले। तीसरा, स्लेश्विक होल्स्टाइन प्रशा को दे दिए गए। चौथा, दक्षिणी जर्मनी के राज्यों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। पांचवा, इटली को ऑस्ट्रिया से वेनेशिया मिला, इससे इटली के एकीकरण में सहायता मिली। छठा, ऑस्ट्रिया को 30 लाख पाउंड युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े। संधि के परिणाम स्वरूप प्रशा को दोनों डचियों से मिलने से उसका क्षेत्रफल और प्रभाव बहुत बढ़ गया। प्रशा ने उत्तरी जर्मन राज्यों का अपने नेतृत्व में संघ बनाया और ऑस्ट्रिया को जर्मनी से निकाल दिया। बिस्मार्क की गृह नीति सफल हुई और देश में उदारवादियों का उसे समर्थन मिलने लगा, क्योंकि बिस्मार्क ने अपनी उग्र नीति से जर्मनी के एकीकरण में आंशिक सफलता प्राप्त कर ली थी। अगला और लास्ट का जो प्रश्न है वो जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है कि वो कौन से 3 युद्ध थे। जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में लड़े गए विभिन्न युद्धों एवं उनके वास्तविक कारणों को निरूपित कीजिए। आज हम तीनों युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों के युद्धों के माध्यम से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो चुका। तो आइए पढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने जो 3 युद्ध लड़े थे उनमें सबसे पहला है डेनमार्क से युद्ध 1864, दूसरा सेडोवा का युद्ध, ऑस्ट्रिया और प्रशा युद्ध 1866, तीसरा फ्रांस से सेडान का युद्ध 1870, फ्रांस और प्रशा के मध्य लड़ा जाने वाला युद्ध। इसमें हम सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध 1864 की जो चर्चा करेंगे। ये जो प्रथम चरण का युद्ध था प्रशा और डेनमार्क के बीच में स्लेश्विक और होल्स्टाइन के प्रश्न पर हुआ था। इस युद्ध में बिस्मार्क ने क्षेत्र लाभ का लालच देकर ऑस्ट्रिया को भी आक्रमण में साथ लिया। डेनमार्क को हराने के बाद इन डचियों के प्रशासन के प्रश्न पर ऑस्ट्रिया तथा प्रशा में अगस्त 1865 में गेस्टाइन का समझौता हुआ। दूसरा जो चरण है 1866 ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध। गेस्टाइन के समझौते और जर्मन परिसंघ के पुनर्गठन की प्रशा की इच्छा के कारण जून-जुलाई 1866 में ऑस्ट्रिया व प्रशा के बीच युद्ध हुआ जो 7 सप्ताह तक चला। इस युद्ध को सेडोवा का युद्ध, ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध, 7 सप्ताह का युद्ध कहा जाता है और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया।
इस युद्ध से ऑस्ट्रिया जर्मनी से निष्कासित हो गया तथा उसने जर्मन परिसंघ के पुनर्गठन अर्थात उत्तरी जर्मन राज्य संघ के निर्माण को स्वीकृति दे दी। दोनों डचियां प्रशा को मिल गई। प्रशा यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। प्राग की संधि से इटली को ऑस्ट्रिया से वेनेशिया प्राप्त हो गया। अब प्रशा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण का लक्ष्य बहुत दूर नहीं रह गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण चरण है और अंतिम चरण है, फ्रांस और प्रशा के बीच में संघर्ष 1870। जर्मनी के दक्षिणी राज्यों पर फ्रांस का प्रभाव था। इसके अलावा फ्रांस जर्मनी का एकीकरण होते हुए सहन नहीं कर सकता था, इसलिए दोनों में युद्ध अनिवार्य था। बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ युद्ध को इतिहास के अर्थ में निहित भी बताया था। उधर नेपोलियन तृतीय भी अपनी गिरती लोकप्रियता से परेशान था। वह भी प्रशा को पराजित कर अपनी लोकप्रियता प्राप्त करना चाहता था। बिस्मार्क और नेपोलियन दोनों को युद्ध का बहाना उपलब्ध कराया स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न ने। स्पेन के खाली सिंहासन पर स्पेनिश जनता ने प्रशा के प्रिंस लियोपोल्ड को बिठाना चाहा तो नेपोलियन ने इसका विरोध किया। प्रशा ने अपना दावा वापस ले लिया, किंतु एम्स नगर में जब फ्रांस के राजदूत बेनेडिक्ट ने विलियम प्रथम से भविष्य के लिए भी ऐसा आश्वासन मांगा तो विलियम ने इससे इनकार कर दिया और बिस्मार्क को अपनी जो संपूर्ण वार्ता थी बेनेडिक्ट के साथ, इसका जो विवरण है वो तार के द्वारा भेज दिया और इसी को कहा जाता है एम्स तार की घटना या एम्स तार की वार्ता। और बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था ही सही, उसने इस तार को संक्षिप्त करके इस प्रकार प्रकाशित करवाया कि फ्रांस की जनता को लगे कि उनके सम्राट का अपमान हुआ है और प्रशा की जनता को भी लगे कि उनके सम्राट का अपमान हुआ है। और इस युद्धोन्माद के बीच 15 जुलाई 1870 को फ्रांस ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। प्रशा की सेना अनेक युद्धों में हारी और 1 सितंबर 1870 को उसकी सेडान में निर्णायक पराजय हुई। नेपोलियन को युद्धबंदी जो फ्रांस की जो सेना है वो निर्णायक रूप से 1 सितंबर 1870 को सेडान के युद्ध में हार गई। नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। शीघ्र ही प्रशा की जो सेना है उसने पेरिस पर अधिकार कर लिया और 18 जनवरी 1871 को वर्साई के शीश महल में जर्मन सम्राट की घोषणा हुई और वर्साई के शीश महलों में जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ। इस प्रकार इन 3 युद्धों में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ।